पंजाब पुलिस के एक आईपीएस अफसर पर सीबीआई ने शिकंजा कसा और जांच में ऐसे नाम निकलने लगे कि पूरे सिस्टम में हलचल मच गई। ये कहानी है पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की, जिन पर रिश्वत लेने और अफसरों को ब्लैक मनी को प्रॉपर्टी में खपाने के आरोपों की जांच चल रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भुल्लर केस में अब सीबीआई को 10 आईपीएस और 4 आईएएस अफसरों के नाम मिले हैं, जो कथित तौर पर एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए लैंड डीलिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ये केस सिर्फ एक अफसर की गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि उस नेटवर्क से जुड़ा है जिसमें सत्ता, सिस्टम और पैसे का खेल आपस में गहराई से उलझा हुआ लगता है। क्या है पूरा माजरा, जानेंगे आज के एपिसोड में। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का जिस्ट। कहानी की शुरुआत 11 अक्टूबर से होती है। एक स्क्रैप कारोबारी आकाश बत्ता ने शिकायत दर्ज कराई कि डीआईजी हरचरण भुल्लर ने 2023 में उसके खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को सेटल करने के लिए रिश्वत मांगी। मामला सीधे सीबीआई के पास पहुंचा। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी ने 16 अक्टूबर को कार्रवाई की और भुल्लर को उनके बिचौलिए कृष्णू के साथ मोहाली स्थित दफ्तर से हिरासत में ले लिया। यही नहीं, सीबीआई ने भुल्लर के चंडीगढ़ के सेक्टर 40 स्थित घर पर भी छानबीन की, जहां से करीब 7.5 करोड़ रुपए कैश, 2 किलो सोना, कई महंगी गाड़ियां, गहने और प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने भुल्लर और कृष्णू दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 18 अक्टूबर को पंजाब सरकार ने भुल्लर को निलंबित करने का आदेश जारी किया। फिर 23 अक्टूबर को सीबीआई ने भुल्लर के घर और उनके करीबी परिजनों के ठिकानों पर फिर से रेड मारी। 24 अक्टूबर को लुधियाना के माछीवाड़ा इलाके में भी छापेमारी हुई। सीबीआई की कार्रवाई यहीं नहीं रुकी। 29 अक्टूबर को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की जांच में शामिल हो गया और डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स यानी आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया। 31 अक्टूबर को कोर्ट ने भुल्लर का रिमांड और 14 दिन बढ़ा दिया। 1 नवंबर को सीबीआई ने पूर्व डीआईजी को 6 दिन की रिमांड पर फिर लिया ताकि पूछताछ की जा सके। जांच में अब तक जो खुलासा हुआ है उसने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा दिया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई के टॉप सोर्सेस का दावा है कि भुल्लर की पूछताछ में ऐसे 14 अफसरों के नाम सामने आए हैं, जिनमें 10 आईपीएस और 4 आईएएस शामिल हैं। इनमें से 8 आईपीएस अभी फील्ड पोस्टिंग पर हैं, 2 को साइडलाइन कर दिया गया है। बताया गया कि चारों आईएएस अफसरों का संबंध किसी न किसी तरह से मंडी गोविंदगढ़ इलाके से है। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार इन अफसरों ने अपनी रकम पटियाला के एक प्रॉपर्टी डीलर भूपिंदर सिंह के जरिए प्रॉपर्टी में लगाई। भूपिंदर के यहाँ 5 नवंबर को सीबीआई ने रेड की थी। जांच एजेंसी को शक है कि भूपिंदर कई अफसरों का पैसा लैंड डीलिंग में घुमाता था और ब्लैक मनी को जमीन के सौदों में वाइट करने का जरिया बना हुआ था। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि भुल्लर से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने रिश्वत से मिले पैसों को प्रॉपर्टी में लगाया। उन्होंने पूछताछ के दौरान प्रॉपर्टी डीलर भूपिंदर सिंह का नाम लिया, जिससे सीबीआई की जांच की दिशा बदल गई। इसके बाद एजेंसी ने भुल्लर और उनके बिचौलिए कृष्णू को आमने सामने बैठाकर सवाल किए। कृष्णू ने भी कबूल किया कि वो प्रॉपर्टी डीलर को जानता है और कई अफसरों ने उसी के जरिए निवेश किया है। सीबीआई को शक है कि कृष्णू ही कई अफसरों को भूपिंदर से मिलवाता था ताकि वो अपनी ब्लैक मनी जमीन के सौदों में खपा सके। पूछताछ के बाद एजेंसी ने पटियाला और लुधियाना में भूपिंदर सिंह के 7 ठिकानों पर छापेमारी की। वहां से सीबीआई को करीब 20.5 लाख रुपए कैश, 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन और सीसीटीवी फुटेज वाला डीवीआर मिला। इसके अलावा 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दस्तावेज भी जब्त किए गए। सीबीआई अब भूपिंदर के बैंक खातों और मोबाइल डेटा की जांच कर रही है। एजेंसी ये पता लगा रही है कि किन अफसरों से उनका संपर्क था, कितनी बार बात हुई और किस उद्देश्य से। जांच टीम के मुताबिक भूपिंदर अफसरों के रिश्तेदारों के नाम पर भी जमीनें खरीदता था ताकि असली मालिकों की पहचान छिपी रहे। सूत्रों का कहना है कि भूपिंदर की भूमिका अहम है, क्योंकि उसी के जरिए पंजाब के कई अफसरों ने न सिर्फ निवेश किया बल्कि कुछ मामलों में मुनाफा भी साझा किया। सीबीआई भूपिंदर को गिरफ्तार करने की तैयारी में है ताकि पूछताछ के जरिए उन सभी अफसरों की पुष्टि की जा सके जिन पर ब्लैक मनी को प्रॉपर्टी में खपाने का शक है।
सीबीआई की जांच रिपोर्ट के अनुसार भुल्लर से पूछताछ में ये भी सामने आया कि कुछ अफसर अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीनों में निवेश कर रहे थे। प्रॉपर्टी डीलर का काम सिर्फ खरीद या फरोख्त तक सीमित नहीं था, बल्कि वो पूरी डील को फाइनेंस, डॉक्यूमेंटेशन और बिक्री तक मैनेज करता था। इससे अफसरों के नाम सीधे तौर पर कहीं नहीं आते थे। सीबीआई का ध्यान अब इस बात पर है कि इन निवेशों से कितना पैसा वैध बना और क्या कोई सरकारी प्रोजेक्ट या पॉलिसी में इसका असर पड़ा। एजेंसी ने उन प्रॉपर्टीज की लिस्ट तैयार की है जिन पर शक है कि वहां सरकारी अफसरों का पैसा लगा हुआ है। इनमें पटियाला, लुधियाना, खन्ना और फतेहगढ़ साहिब के इलाके प्रमुख हैं। हरचरण सिंह भुल्लर का करियर देखें तो वो 2009 बैच के आईपीएस अफसर हैं और पंजाब कैडर से आते हैं। उनके पिता मेहल सिंह भुल्लर पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। भुल्लर ने अपने करियर में एसएसपी के तौर पर बरनाला, फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर, खन्ना, जगराव जैसे जिलों में पोस्टिंग की। 2023 में उन्हें डीआईजी बनाया गया। दिसंबर 2023 में वो पटियाला रेंज के डीआईजी बने। फिर 2024 में रोपड़ रेंज के डीआईजी नियुक्त हुए। मई 2025 में उनके पास रोपड़ रेंज के साथ साथ पटियाला रेंज का अतिरिक्त चार्ज भी था। 16 अक्टूबर 2025 को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। सीबीआई और पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की एफआईआर में पंजाब पुलिस के सस्पेंडेड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की कथित संपत्तियों के चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एफआईआर के मुताबिक लुधियाना में 20 कमर्शियल शॉप्स और पंजाब और विदेशों में 50 से ज्यादा प्रॉपर्टीज उनके नाम या उनके परिवार के नाम पर बताई गई हैं। वहीं सीबीआई की जांच में लगभग 7.5 करोड़ नगद, 2.5 किलो सोना और 2.5 करोड़ का घरेलू सामान बरामद किया गया था। इसके अलावा लुधियाना में 50 एकड़ का फार्म हाउस और 50 के करीब अन्य अचल संपत्तियों के कागज मिले हैं। सीबीआई और वीबी दोनों एजेंसियां भुल्लर की कस्टडी को लेकर कोर्ट में आमने सामने हैं। मोहाली कोर्ट ने वीबी की कस्टडी मांग को ठुकरा दिया क्योंकि भुल्लर पहले से 6 नवंबर तक सीबीआई की हिरासत में है। कोर्ट ने कहा कि वीबी चाहे तो बाद में कस्टडी के लिए आवेदन कर सकती है। सीबीआई कोर्ट ने कहा कि भुल्लर के मोबाइल से जो डेटा मिला है उसकी जांच के लिए 5 दिन की रिमांड जरूरी है ताकि घूस के पैसे का ट्रेल और बाकी लोगों की पहचान की जा सके। सीबीआई की पूछताछ में भुल्लर के कई ठिकानों की जानकारी मिली, जिसमें कई प्रॉपर्टी, लग्जरी गाड़ियां और बैंक खाते शामिल हैं। एजेंसी के मुताबिक इनकी जांच से ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये संपत्ति उनकी आय से कितनी ज्यादा है। सीबीआई की अगली बड़ी कार्रवाई कोर्ट में हो सकती है, जहां एजेंसी इन 14 अफसरों के नाम पेश कर सकती है। इसके बाद प्रॉपर्टी डीलर भूपिंदर के अरेस्ट वारंट की भी मांग की जाएगी। भुल्लर की अगली पेशी में ये नाम कोर्ट में दर्ज हो सकते हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि अभी कई दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच चल रही है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि जिन संपत्तियों के कागज मिले हैं वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड हैं और असल में कौन उनका मालिक है। इसके अलावा भूपिंदर से बरामद डीवीआर और लैपटॉप में कुछ महत्वपूर्ण डेटा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सीबीआई ने यह भी माना कि यह पूरा नेटवर्क सिर्फ रिश्वत तक सीमित नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसा है, जिसमें सरकारी अफसरों के बीच एक तरह की समानांतर व्यवस्था चल रही थी। अब सवाल ये है कि अगर कोर्ट में ये नाम दर्ज होते हैं तो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में कितना बड़ा असर पड़ेगा। ये मामला फिलहाल सीबीआई की निगरानी में है और आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं। पंजाब सरकार इस पूरे केस पर अभी टिप्पणी नहीं कर रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के भीतर बेचैनी साफ दिख रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने बताया है कि सीबीआई इस केस को मल्टी लेयर्ड करप्शन नेक्सस की तरह देख रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन और रियल एस्टेट की कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। भुल्लर केस फिलहाल जांच के दौरे में है, लेकिन इसने पंजाब की साख पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि जब निगरानी करने वाला ही सवालों के घेरे में आ जाए तो सिस्टम की सफाई कहां से शुरू हो। अब बात देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों की भी कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान विवाद को लेकर बड़ा दावा किया है। मियामी में आयोजित अमेरिका बिजनेस फोरम में ट्रंप ने कहा कि मई में 3 दिन चली झड़पों के दौरान 8 लड़ाकू विमान गिराए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके दखल से दोनों परमाणु ताकतों के बीच संभावित युद्ध टल गया। ट्रंप ने दावा किया, मैं दोनों देशों के साथ ट्रेड डील पर काम कर रहा था, तभी खबर आई कि वो युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। 7 विमान गिराए गए थे, 8वां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। कुल 8 विमान तबाह हुए। ट्रंप पहले भी कई बार ऐसे दावे कर चुके हैं, हालांकि उनके आंकड़े हर बार बदलते रहते हैं। शुरुआत में उन्होंने कहा था कि 5 विमान गिराए गए, फिर इसे 7 बताया और अब 8 का दावा किया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से विमान किस देश के थे।
भारत की ओर से कहा गया है कि उसने पाकिस्तान के 8 से 10 लड़ाकू विमानों को तबाह किया था, जिनमें अमेरिकी F-16 और चीनी JF-17 भी शामिल थे। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों से कहा था कि जब तक वे शांति नहीं करेंगे, अमेरिका कोई व्यापारिक समझौता नहीं करेगा। उनके मुताबिक 24 घंटे के भीतर दोनों देशों ने मुझसे संपर्क कर कहा कि उन्होंने सीज़फायर कर लिया है। भारत ने हालांकि ट्रंप के इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि संघर्ष विराम सीधे दोनों देशों के बीच बातचीत से हुआ था। अगली खबर राहुल गांधी के वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी है। बीते रोज राहुल गांधी ने दावा किया था कि हरियाणा में एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो को 22 फर्जी वोटर कार्ड में इस्तेमाल किया गया था। अब उस मॉडल ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर नया आरोप लगाया है कि 2024 का चुनाव चोरी हुआ था। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एच फाइल्स नाम की एक रिपोर्ट दिखाते हुए दावा किया कि हरियाणा की मतदाता सूची में करीब 25 लाख फर्जी नाम हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि राय विधानसभा क्षेत्र के 10 बूथों पर एक ही महिला की तस्वीर 22 बार अलग अलग नामों से इस्तेमाल की गई। ये तस्वीर ब्राजील की मॉडल लारिसा की थी, जिन्होंने अब सोशल मीडिया पर सफाई दी है कि उनका भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लारिस ने कहा, वो फोटो मेरे पुराने मॉडलिंग दिनों की है, जिसे किसी ने स्टॉक वेबसाइट से खरीदा होगा। मैंने कभी भारत नहीं देखा। उन्होंने मजाक में कहा कि अब वो भारत में मशहूर हो गई हैं और नमस्ते के अलावा कुछ भारतीय शब्द सीखना चाहती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर चुनावी नतीजों में हेराफेरी की, जबकि आयोग और बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। आखिरी खबर मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत से जुड़ी है। असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले ने बड़ा मोड़ ले लिया है। असम के मुख्य सूचना आयुक्त भास्कर ज्योति महंता ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल इस केस में उनके भाई श्याम कानू महंता पर गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से मौत और साजिश जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। श्याम कानू वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सिंगापुर में वो म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित किया था जहां जुबीन को परफॉर्म करना था। भास्कर महंता, जो पहले असम के डीजीपी रह चुके हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की सलाह पर इस्तीफा दिया। सीएम ने इसे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव का मामला बताया। जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में पानी में डूबे मिलने के बाद हुई थी, ठीक उस दिन से पहले जब उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करना था। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें जुबीन के कजिन और असम पुलिस के डेप्यूटी एसपी संदीप गर्ग, बैंड मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और 2 सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल हैं। पुलिस को इन गार्ड्स के अकाउंट से लगभग 1 करोड़ रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 17 दिसंबर तक चार्जशीट दाखिल की जाएगी और एक केस अब मर्डर के तौर पर जांचा जा रहा है। 10 सदस्यीय स्पेशल टीम इसकी जांच कर रही है, जबकि सिंगापुर की ऑटोप्सी रिपोर्ट भारत को मिल चुकी है। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको आज का जस्ट का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं खुशबू, कैमरे के पीछे थे संदीप और आप देख रहे थे आज का जस्ट। शुक्रिया।